नमस्कार साथियों, ये हमारा संविधान लेक्चर सीरीज़ का 7वां भाग है, जिसमें हम विवैल योजना, शिमला समझौता और कैबिनेट मिशन योजना के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने क्रिप्स मिशन 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे विवैल योजना की। अपन ने ये देखा था कि किस प्रकार से क्रिप्स मिशन विफल हुआ। क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों से ना तो कांग्रेस सहमत थी और ना ही मुस्लिम लीग सहमत थी। अतः भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसमें शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करके संपूर्ण आंदोलन को नेतृत्वहीन कर दिया गया और फिर कैसे जनता ने स्वयं का नेतृत्व कर करके अंग्रेज़ों को ये या इस बात पर मजबूर कर दिया कि अब भारतीय स्वतंत्रता से अधिक और कुछ भी डिमांड नहीं कर रहे। और अंग्रेज़ी सरकार भी ये समझ चुकी थी कि अब भारतीयों को स्वतंत्र करना अवश्यंभावी हो गया है। उसे भारतीयों को स्वतंत्र करना की जो परिस्थिति है अब उसे टाला नहीं जा सकता। इसीलिए तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड विवेल कुछ और प्रस्ताव लेकर कांग्रेस के समक्ष आते हैं। वर्ष 1945 में विवैल योजना क्या है, चलिए हम इसका अध्ययन करते हैं। कब की है बेटा विवैल योजना? वर्ष 1945 की। ठीक है। इस संपूर्ण योजना के प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया था? तो लॉर्ड विवेल द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया था, जो उस समय भारत के वाइसरॉय के पद पर थे। किसने प्रस्तुत किया था बेटा? लॉर्ड विवेल ने। और वे किस पद पर थे? उस समय भारत के वाइसरॉय के पद पर थे। कब घोषित हुई थी ये? तो ये घोषित हुई थी 14 जून वर्ष 1945 को घोषित की गई थी विवैल योजना। इस संपूर्ण विवैल योजना का उद्देश्य क्या था, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि परिस्थिति ऐसी थी कि अंग्रेज़ी सरकार मना रही थी भारतीयों के लिए कि इन किन प्रकार समझौता कर लिया जाए। ठीक है। परंतु भारतीय अब स्वतंत्रता से नीचे और किसी भी चीज़ पर सहमत नहीं थे। ठीक है। तो उद्देश्य क्या था? भारत में संवैधानिक गतिरोध समाप्त करना। ठीक है। चूंकि भारतीय चाहते थे भारत के संविधान का निर्माण स्वयं भारतीयों के द्वारा ही किया जाए। ठीक है। तो इस प्रकार से गतिरोध बना हुआ था, तो संवैधानिक गतिरोध को समाप्त किया जाए। साथ ही साथ भारतीयों को शासन में अधिक से अधिक भागीदारी दी जाए। ये तो अपन अगस्त प्रस्ताव के समय से ही देख रहे थे कि लगातार भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा स्थान की मांग की जा रही थी भारतीयों के द्वारा। ठीक है। तो भारतीयों को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान दिया जाए और जो संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ था कि भारत के संविधान का निर्माण कैसे और किस प्रकार का होगा। ठीक है। उन तमाम सारी चीज़ों को दूर करने के लिए लॉर्ड विवेल लेकर आए थे एक विवेल प्लान को, विवेल योजना के लिए। ठीक है। अब पृष्ठभूमि क्या है? तो द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर था। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद एक राजनीतिक स्थिरता भारत में उत्पन्न हो चुकी थी और ब्रिटिश सरकार पर भारतीयों को सत्ता देने का या सत्ता हस्तांतरित करने का व्यापक दबाव चल रहा था। तो ये तीन बड़ी बड़ी सिचुएशन थी कि द्वितीय विश्व युद्ध अपनी समाप्ति की ओर था और जैसा कि अंग्रेज़ी सरकार पहले ही वादा कर चुकी थी कि जैसे ही युद्ध समाप्त होता है वैसे ही सत्ता हस्तांतरण के विषय में चर्चा की जाएगी। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो चुका था और उसके बाद एक बहुत बड़ी राजनीतिक शून्यता जो है भारत में उत्पन्न हुई थी। इसलिए लॉर्ड विवेल ने कुछ प्रस्ताव रखे थे जो इस प्रकार है। पहला प्रस्ताव क्या था? एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है। तो केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा। कहाँ पर? केंद्र में। वाइसरॉय और सेना प्रमुख को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। सिर्फ वाइसरॉय और सेना प्रमुख ही अंग्रेज होगा, बाकी सारे के सारे सदस्य भारतीय होंगे। तो इससे भारतीयों को प्रशासन में ज़्यादा से ज़्यादा स्थान आवंटित हो जाएगा। साथ ही साथ
हिंदू मुस्लिम समानता की भी बात यहाँ पर रखी गई विवैल योजना में, कि ये जो कार्यकारिणी परिषद गठित होगी इसमें मुस्लिम और हिंदू सदस्यों की संख्या बराबर होगी। मतलब जितने मुस्लिम सदस्य होंगे उतने ही हिंदू सदस्य भी होंगे। तो पहली चीज़, कार्यकारिणी में सिर्फ वाइसरॉय और सेना प्रमुख ही बस अंग्रेज होंगे, बाकी सारे के सारे सदस्य भारतीय होंगे। और इस कार्यकारिणी में जितने हिंदू सदस्य हैं उतने ही मुस्लिम सदस्य होंगे। ये दो सबसे बड़े प्रस्ताव हैं जो लॉर्ड विवेल ने सामने रखे थे। तीसरा है कि एक अंतिम सरकार के स्वरूप को तय किया जाएगा। अंतरिम सरकार मतलब गवर्नमेंट फॉर अ मीन वाइल, थोड़े समय के लिए एक सरकार गठित की जाएगी। ठीक है, तो कार्यकारिणी परिषद को ही अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के समान बनाया जाएगा। मतलब ये जो कार्यकारिणी परिषद गठित होगी जिसमें सिर्फ वाइसरॉय और सेना प्रमुख ही बस अंग्रेज होंगे, बाकी सारे के सारे सदस्य भारतीय रहेंगे, इसी कार्यकारिणी परिषद को अंतरिम सरकार या भारत की गवर्नमेंट का दर्जा दिया जाएगा। अब वीटो शक्ति वीटो शक्ति के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये एक ऐसी शक्ति है जिसमें जैसे वाइसरॉय है तो वाइसरॉय की कार्यकारिणी जो परिषद है उसने जो निर्णय लिया है, बहुमत से जो निर्णय लिया गया है, उस निर्णय को दरकिनार करके वाइसरॉय स्वयं अपने निर्णय को रख सकता है। ठीक है, मतलब अंतिम निर्णय किसका होगा? वाइसरॉय का। तो वीटो शक्ति के बारे में भी विवेल ने यहाँ पर क्या कहा कि गवर्नर जनरल अर्थात वाइसरॉय बिना कारण वीटो का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब निर्णय लेने की भी ज़्यादा से ज़्यादा क्षमता किसकी होगी? भारतीय सदस्यों की ही होगी। इस प्रकार से भारतीयों को मनाया जा रहा था कि भारतीय किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता की मांग ना करें, परंतु उस समय के भारतीयों को स्वतंत्रता के नीचे और कुछ भी नहीं चाहिए था। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है? कार्यकारिणी परिषद का गठन होगा जिसमें वाइसरॉय और सेना प्रमुख के अतिरिक्त बाकी सारे सदस्य भारतीय होंगे। इस कार्यकारिणी में जितने हिंदू सदस्य हैं उतने ही मुस्लिम सदस्य भी होंगे। इस कार्यकारिणी का जो स्वरूप होगा वो अंतरिम सरकार के जैसा होगा। ठीक है, और गवर्नर जनरल बिना किसी कारण से वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, फिर संविधान निर्माण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे। मतलब जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है वैसे ही भारतीय अपने संविधान का निर्माण स्वयं से करेंगे। फिर सभी दलों को, भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, क्योंकि संविधान भारत के लिए निर्मित हो रहा है, तो भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सबके नेताओं को शिमला में बुलाया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित होगा। ठीक है, तो विवेल योजना और शिमला सम्मेलन ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो भारतीय स्वयं अपने संविधान का निर्माण करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, और भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके शिमला बुलाया जाएगा और शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्लियर? तो ये 6 बेसिक पॉइंट्स हैं किसके? विवेल योजना के। अब इस विवेल योजना के ही आधार पर शिमला में आयोजित होता है एक सर्वदलीय सम्मेलन। आइए इस पर भी बात कर लेते हैं। शिमला सम्मेलन विवेल योजना का ही परिणाम था क्या बेटा? शिमला सम्मेलन। तो अवधि कब से कब तक थी? 25 जून से लेकर 14 जुलाई वर्ष 1945 तक संचालित हुआ क्या? शिमला सम्मेलन। कब से कब तक? 25 जून से लेकर 14 जुलाई तक आयोजित हुआ बेटा क्या? शिमला सम्मेलन। स्थान शिमला। आयोजक थे जो उस समय के वाइसरॉय थे लॉर्ड विवेल, क्योंकि विवेल योजना का ही परिणाम था क्या? शिमला सम्मेलन। विवेल योजना को लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य था। विवेल योजना में अपन ने ये जो 6 प्रस्ताव पढ़े हैं, इन 6 प्रस्तावों को लागू करना, और ये तभी लागू होता जब भारत के सभी दल इसके लिए तैयार होते। ठीक है, और केंद्र में एक नई कार्यकारिणी परिषद का
निर्माण करना। वही कार्यकारिणी परिषद जो अपन ने अभी स्टडी करी है, जिसमें वाइसरॉय और सैन्य प्रमुख के अतिरिक्त बाकी सारे के सारे सदस्य भारतीय होंगे। जितने हिंदू सदस्य हैं उतने ही मुस्लिम सदस्य होंगे। ठीक है। और यही कार्यकारिणी परिषद भारत में अंतरिम सरकार की भांति कार्य करेगी। ठीक है। तो ये कार्यकारिणी परिषद का निर्माण करना। परंतु हुआ क्या बेटा, इस सम्मेलन में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और मुस्लिम लीग का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है। और दोनों के दोनों मुस्लिम थे। अब मुस्लिम लीग ये कह रही थी कि इस कार्यकारिणी परिषद में जो निर्मित कराना चाह रहे हैं कौन? लॉर्ड विवेल। इस कार्यकारिणी परिषद में जितने मुस्लिम सदस्य हैं वे सारे के सारे मुस्लिम सदस्य सिर्फ मुस्लिम लीग से ही आएंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी थी, जबकि कांग्रेस हिंदू और मुस्लिम दोनों की पार्टी थी। और कांग्रेस की ओर से कांग्रेस का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। अन्य दलों के भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित थे, परंतु महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। यद्यपि वे शिमला में उपस्थित थे, परंतु उन्होंने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। तो सम्मेलन के कुछ मुख्य मुद्दे भी हैं। वे क्या हैं कि कार्यकारिणी परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधि, तो मुस्लिम लीग की मांग थी कि सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ मुस्लिम लीग ही करेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। जबकि कांग्रेस का क्या मत था? कांग्रेस का मत ये था कि सभी भारतीय, चाहे वे हिंदू हों अथवा मुस्लिम हों, कांग्रेस सभी हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि मुस्लिम लीग का मत क्या था कि इस नई कार्यकारिणी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य चुनकर आएंगे वे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग से ही चुनकर आएंगे। मुस्लिम लीग इस प्रकार से अपनी स्थिति को मजबूत करना चाह रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग 1937 के चुनावों में अपन ने देखा था, उस समय कांग्रेस की 6 प्रांतों में पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी थी। तो कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी। और अगर मुस्लिम लीग की स्थिति कमज़ोर होती तो कभी भी मुस्लिम लीग पृथक पाकिस्तान का निर्माण अर्थात देश का विभाजन नहीं कर सकती थी। इसलिए मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि इस कार्यकारिणी परिषद में जितने भी मुस्लिम सदस्य आए वे सारे के सारे सदस्य कहाँ से आएँ? मुस्लिम लीग से ही चुनकर आएँ, ताकि उनकी स्थिति इस कार्यकारिणी परिषद में मजबूत रहे, क्योंकि यही कार्यकारिणी परिषद भारत की अंतरिम सरकार भी थी। ठीक है। तो विवाद का कारण क्या है? आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि मुस्लिम प्रतिनिधियों के चयन पर विवाद हुआ, क्योंकि लीग चाह रही थी कि सारे मुसलमान मुस्लिम लीग से ही चुनकर आए। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में प्रतिनिधित्व को लेकर संघर्ष हुआ था, अर्थात भारत की एकता बनाम पाकिस्तान की मांग का जो मुद्दा था, उसके कारण शिमला सम्मेलन पूर्ण तरीके से विफल हो गया। तो 14 जुलाई 1945 को लॉर्ड विवेल ने सम्मेलन को पूर्ण तरीके से विफल घोषित कर दिया, क्योंकि कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मुद्दे पर सहमत नहीं हुए। मुख्य कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता नहीं हो पाया। जिन्ना का काफ़ी ज़्यादा अड़ियल रुख था और प्रतिनिधित्व पर असहमति यहाँ पर देखने को मिली थी। ठीक है। तो महत्व क्या है इस विवेल योजना का? यह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हो पाना अब बहुत ज़्यादा कठिन है। भारत का विभाजन लगभग निश्चित दिखने लगा। आगे के प्रयास जैसे कैबिनेट मिशन आदि का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है। तो विवेल योजना जब विफल हुई तो कैबिनेट मिशन के लिए रास्ता तय हुआ, और कैबिनेट मिशन ने ये बताया, जैसे अपन ने क्रिप्स मिशन पढ़ा था 1942 का,
तो क्रिप्स मिशन एक रास्ता बता गया था हमारे लिए, और वो रास्ता ये था बेटा कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा करेगी। अब उस संविधान सभा में लोगों का या प्रतिनिधियों का चयन किस प्रकार से होना है, ये बताया था हमें कैबिनेट मिशन ने। तो विवेल योजना का परिणाम क्या हुआ? शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन विफल हुआ, तो शिमला सम्मेलन की विफलता का परिणाम क्या था? कैबिनेट मिशन। चलिए हम चलते हैं कैबिनेट मिशन पर। ये कुछ मुद्दे हैं विवेल योजना और शिमला सम्मेलन के, इनको आप लोग रीड कर लेना। अपन चलते हैं किस पर? कैबिनेट मिशन पर। कब आया बेटा कैबिनेट मिशन? वर्ष 1946 में। पृष्ठभूमि क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में 1945 में लेबर पार्टी की सरकार बनी। ठीक है, ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन हुआ और लेबर पार्टी की एक नई सरकार बनी, अर्थात नए प्रधानमंत्री बने, जिनका नाम था क्या? क्लीमेंट एटली, या सर क्लीमेंट एटली की सरकार बनी बेटा। कहाँ पर? ब्रिटेन में। क्लीमेंट एटली ही वो शख्स है जिन्होंने सीरियसली भारत को स्वतंत्रता देने की पहल की, अर्थात भारत को स्वतंत्रता देने की दिशा में पहल की किसने? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली ने। बात है 14 मार्च वर्ष 1946 की। भारत की स्वतंत्रता के अधिकार की घोषणा की किसने? ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री थे कौन? क्लीमेंट एटली। उन्होंने प्रधानमंत्री बनते ही साथ घोषणा कर दी थी कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा। ठीक है, अब भारत को स्वतंत्र तो कर दिया जाएगा, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अंग्रेज तो चले जाएंगे, तो भारत का प्रशासन कैसे चलेगा, इसकी रूपरेखा तय की गई। इसके लिए क्लीमेंट एटली ने अपने कैबिनेट मंत्रियों में से 3 कैबिनेट मंत्रियों को भारत भेजा था, इसलिए मिशन कहलाया बेटा क्या? कैबिनेट मिशन। तो मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है बेटा इनका? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ये अध्यक्ष थे किसके? कैबिनेट मिशन के। दूसरे सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे एबी अलेक्जेंडर। तो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन हो गए? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे बेटा कौन? एबी अलेक्जेंडर। 24 मार्च 1946 को यह कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। कब? ये डेट आपको याद रखना बेटा, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। ठीक है, कौन है? सर पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष है, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इसके 2 अन्य सदस्य हैं, और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचता है। ठीक है, अब इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है? तो भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया जाए, अर्थात हमको क्रिप्स मिशन ने ये तो बता दिया था कि संविधान सभा बनेगी और संविधान सभा ही भारत में नए संविधान का निर्माण करेगी। अब इस संविधान सभा का निर्माण कैसे किया जाएगा, ये हमें बता रहा है बेटा कौन? कैबिनेट मिशन। ठीक है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू करना, अंतरिम सरकार का गठन करना और सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण, मतलब अंग्रेजों से सत्ता लेकर भारतीयों को हस्तांतरित करना, ये 3 मुख्य उद्देश्य थे बेटा किसके? कैबिनेट मिशन के। अब कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या हैं? तो सबसे पहला प्रस्ताव था कैबिनेट मिशन का कि भारत एक संघ होगा, मतलब संपूर्ण भारत को एक यूनियन में जोड़ दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहला प्रस्ताव क्या है कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें शामिल होंगी। ठीक है, उस समय के सारे ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें संयुक्त रूप से भारतीय संघ का निर्माण करेंगी। केंद्र के पास सिर्फ 3 विषय होंगे, रक्षा, विदेश और संचार। बाकी सारी शक्तियां प्रांतों को दे दी जाएंगी।
ठीक है। प्रशासन के जो 3 मुख्य विषय हैं कौन कौन से, रक्षा, विदेश नीति और संचार, ये 3 विषय ही सिर्फ केंद्र सरकार के पास होंगे, बाकी सारे विषय प्रांतीय सरकार को प्रशासन करने के लिए दे दिए जाएंगे। ठीक है। फिर एक संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है। कैसे होगा, अप्रत्यक्ष चुनाव या इनडायरेक्ट इलेक्शंस के माध्यम से एक संविधान सभा का गठन होगा। ठीक है। और अप्रत्यक्ष चुनाव का अर्थ क्या है बेटा, इसको समझना। जैसे लोकसभा के चुनाव में हम वोट देते हैं, हम हमारे बीच से एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं और बहुमत के आधार पर वो सिलेक्ट होता है और लोकसभा में सांसद के रूप में बैठता है। वैसे ही जो विधायक होते हैं वे विधानसभा में बैठते हैं। ठीक है। ये कहलाता है प्रत्यक्ष चुनाव। हमको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है उम्मीदवार है, 4-5 उम्मीदवार हैं, उनमें से जो भी हमारी पसंद का व्यक्ति है, जो भी अच्छी छवि वाला व्यक्ति है, उसको हम चुनकर इन संस्थाओं में भेजते हैं। परंतु अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि हमारे द्वारा चुना गया व्यक्ति अपने बीच में से किसी एक व्यक्ति को चुनता है और अपने ऊपर की संस्था में भेजता है। ठीक है। तो वो हो गया क्या, इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो संविधान सभा के लिए सबसे पहले तो याद रखना कि अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयन हुआ। ठीक है। जो प्रांतों की विधानसभाएं थी वे ही अपने बीच में से सदस्यों का चुनाव करके संविधान सभा में भेजेंगी। इसलिए संविधान सभा के जो सदस्य हैं उनको जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना, जनता ने विधानसभाओं के सदस्यों को चुना और उन सदस्यों ने अपने बीच से संविधान सभा के सदस्यों को चुना। इसलिए इस चुनाव को कहते हैं क्या, अप्रत्यक्ष चुनाव। इस संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निर्धारित हुई कितनी बेटा, 389। कितने सदस्य थे टोटल संविधान सभा में, 389, जिसमें से ब्रिटिश प्रांतों से आते थे 292 सदस्य, देशी रियासतों से 93, क्योंकि भारत जो है ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों में विभाजित था। तो ब्रिटिश प्रांत से आते थे 292 सदस्य, देशी रियासतों से आते थे बेटा 93 सदस्य, और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र जिनको आज हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, जिन पर प्रशासन अंग्रेजी सरकार ही कर रही थी, वहां से आते थे 4 सदस्य। इनको ऐड करो आप इन तीनों को, तो टोटल सदस्य कितने हो रहे हैं बेटा, 389। ठीक है। तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 389। ब्रिटिश प्रांतों से कितने, 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 सदस्य। ठीक है। तो ये जो 389 सदस्य हैं ये मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे। ठीक है। फिर अपन बात करते हैं बेटा किसकी, प्रतिनिधित्व की। तो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव होगा। मतलब संविधान सभा में जो 389 सदस्य हैं उनमें से प्रति एक सदस्य भारत की 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और इन 389 सदस्यों में ये भी समुदाय पर आधारित थे। एक वर्ग था सामान्य, एक वर्ग था मुस्लिम और एक वर्ग था सिख। ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्गीकरण संविधान सभा में नहीं हुआ था। सामान्य, मुस्लिम और सिख, इन 3 क्षेत्रों में वर्गीकरण किया गया था। ठीक है। फिर भारत में उस समय जितने भी प्रांत थे बेटा, उन सभी प्रांतों को ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी में डिवाइड किया गया। ठीक है। तो भारत के प्रांतों को 3 समूहों में बांटा गया। ग्रुप ए, जहां पर जनसंख्या ज़्यादा थी और रेवेन्यू भी बहुत अच्छा जनरेट होता था, ऐसे पूरे इलाके आ गए बेटा किसमें, ग्रुप ए में। कौन कौन से हो गए वो, मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, मध्य प्रांत और उड़ीसा। इन तमाम सारे प्रांतों को रखा गया ग्रुप ए में। फिर अपन बात करें ग्रुप बी में, जहां पर जनसंख्या थोड़ी सी कम थी और रेवेन्यू भी ग्रुप ए के कंपैरिजन में कम जनरेट होता था, जैसे पंजाब एरिया, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, मतलब आज का पाकिस्तान वाला क्षेत्र। ग्रुप सी में बंगाल और असम जैसे इलाके थे। ठीक है। तो प्रत्येक समूह अपना संविधान
स्वयं बना सकता है। एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया कि हर एक समूह अपना संविधान स्वयं से निर्मित कर सकता है। पांचवा मुद्दा देखें हम पाकिस्तान की मांग का, तो मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग कैबिनेट मिशन ने पूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दी थी, लेकिन समूह व्यवस्था से अप्रत्यक्ष रूप से संतुलन था। ठीक है, मांग अभी भी जारी थी, लेकिन कहना चाहिए कि डायरेक्टली नकार दिया गया था कि पाकिस्तान नहीं बन सकता, लेकिन ये जो समूह बने थे, ये समूह के आधार पर अभी भी मांग जारी थी पाकिस्तान की। देशी रियासतों की बात करें तो उनके प्रतिनिधि नामांकन द्वारा चुने जाते थे, क्योंकि देशी रियासतें तो बेटा वहाँ पर तो विधानसभाएं थी नहीं, तो वहाँ का जो राजा होगा ना, वो अपने किसी प्रतिनिधि को नामांकित कर देगा कि भाई जाओ तुम संविधान सभा में जाकर शामिल हो जाओ। ठीक है, वहाँ पे भी सीधे चुनाव का कोई भी मुद्दा नहीं था। अब याद क्या रखना है कि हैदराबाद के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए। तो हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी भारत की जिसका कोई भी प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। प्रांतों को अलग संविधान बनाने की अनुमति भी यहाँ पर दे दी गई थी। ये सबसे दिक्कत वाली बात थी जो कैबिनेट मिशन में कही थी। एक तरफ तो कैबिनेट मिशन भारत संघ के निर्माण की बात कर रहा है और दूसरी ओर प्रांतों को इजाज़त दे रहा है कि प्रांत चाहें तो अपना संविधान स्वयं से बना सकते, अर्थात विभाजन के संकेत यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब कैबिनेट मिशन के इन प्रस्तावों पर क्या क्या प्रतिक्रिया दी भारतीयों ने? तो कांग्रेस ने संघीय ढांचे को स्वीकार कर लिया, लेकिन इस समूह व्यवस्था का विरोध किया। जो अपन ने समूह पढ़े था, समूह ए, समूह बी, समूह सी, इस व्यवस्था का विरोध किया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को प्रारंभ में तो स्वीकार किया, लेकिन बाद में अस्वीकार कर दिया। प्रारंभ करने ठीक है ऐसा वैसा, क्योंकि यहाँ पर सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष पाकिस्तान की मांग को पूर्ण तरीके से अस्वीकार कर दिया गया था। तो मुस्लिम लीग ने इन प्रस्तावों को पहले तो स्वीकार किया, लेकिन बाद में पूरे तरीके से अस्वीकार कर दिया। और डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे, अपनी मांगों को मनवाने के लिए हिंदुओं का कत्लेआम करवाया गया था। ठीक है, सीधी कार्यवाही दिवस, और ये जिन्ना की गंदी मेंटालिटी का परिणाम था। ये अपन लोग इतिहास में पढ़ेंगे, नोआखली आदि क्षेत्रों में जो नरसंहार हुआ था हिंदुओं का, उसके विषय में। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन के इन प्रस्तावों पर अपना जो गुस्सा है, अपनी जो भड़ास है, वो डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में निकाली। कब? 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, अब कैबिनेट मिशन का महत्व क्या है बेटा? तो संविधान सभा की स्थापना का आधार ही कैबिनेट मिशन है, क्योंकि उसने ये बताया कि संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार से होगा। स्वतंत्र भारत के संविधान की दिशा तय की गई। स्वतंत्र भारत का जो संविधान है वो कैसे बनाया जाएगा, उसकी दिशा तय की गई। विभाजन की प्रतिक्रिया को तेजी मिली कैबिनेट मिशन के बाद। क्यों? क्योंकि कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को अस्वीकार करने के बाद मुस्लिम लीग ने नरसंहार या मारना कूटना चालू कर दिया। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में उसने मनाया था। ठीक है, तो ये अब तय हो गया कि अब भारत का विभाजन रोका नहीं जा सकता। ठीक है, तो वर्ष कब का है, कब आया कैबिनेट मिशन? 1946। इस समय ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। किस पार्टी के थे बेटा ये? तो ये थे बेटा लेबर पार्टी के। सदस्य कितने थे? 3। अध्यक्ष थे सर पैथिक लॉरेंस। 2 अन्य सदस्य थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य? 389। 292 ब्रिटिश प्रांत से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। कितने समूहों में बांटा गया पूरे प्रांतों को? 3, A, B और C। ठीक है,
परिणाम क्या था कि आंशिक रूप से ये सफल हुआ, लेकिन सबसे खतरनाक परिणाम था इसका कि मुस्लिम लीग ने मनाया था डायरेक्ट एक्शन डे। वो सबसे खतरनाक चीज़ थी। चलिए, इस लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। अब अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ है वो अपन पढ़ेंगे इसके आगे, ठीक है। तो ये था 7वां पार्ट हमारे संविधान की लेक्चर सीरीज़ का। थैंक यू।